अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। और ये घर आपका हुआ का जब मैं कहती हूं तो कोशिश यही होती है कि अपना जो भी मैं प्रोग्राम करूं हाउसिंग के हवाले से उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन और वो बातें ज़रूर आपको जानने को मिलें जो आपके जहनों में सवालात हैं या जो जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं अपना घर बनाते हुए, ज़मीन ख़रीदते हुए या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो आपने जब भी कभी इस प्रोग्राम को देखा होगा या अगर आप देखते नहीं हैं तो मैं आपको ये ज़रूर श्योरिटी दूंगी कि इस प्रोग्राम के जो भी एपिसोड आप उठाएंगे उसमें कराची के हवाले से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हवाले से जहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, अपार्टमेंट्स हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात आपको दी जा रही हैं, उस हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आपको मिलती है। अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची जो है आपको पता है कि 2 या 2.5 करोड़ तकरीबन जो है आबादी उसका शहर है, जहाँ पे जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे निकलते हैं अपने किसी भी काम से, ख़ास तौर से अगर मैं ज़िक्र करूँ अपना ही, जब मैं निकलती हूँ अपने घर से ऑफिस तक आती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इस शहर में जिन रास्तों से हम गुज़र रहे होते हैं, चाहे वो मेन शाहराह हों, चाहे वो हमारे स्ट्रीट्स हों, तो उनमें जिन प्रॉब्लम्स का हम शिकार होते हैं वो तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं तो जिक्र आता है रियल इस्टेट का, हाउसिंग का, बिल्डर्स का और तमाम वो काम जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो अभी बन रहे हैं और जो बन चुके हैं, उनमें होने वाले इंतज़ामिया और कार्रवाइयों का। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अफसोस होता है, जहाँ अफसोस होता है वहाँ पे ये भी होता है कि जब वो काम कर रहे हैं जो इदारे, जो महकमे, जो चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट तौर पे करें, क्यों वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगर वो अपने ऊपर इस बात को रख के सोचें कि जिस घर में वो रहते हैं, जिस स्ट्रीट में वो रहते हैं, वहाँ पे अगर सिरे से ही फ़ोन या बिजली के तार जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन नहीं होंगे और इस तरह आपके रास्तों में खुले आम वो पड़े होंगे या आपका सीवरेज लाइन जो है वो जब ख़राब होगी तो कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो आप फेस करते हुए गुजरेंगे, चाहे आप किसी काम के लिए भी निकल रहे हो। जो रास्ता आपका, इसकी मिसाल ऐसे ही मैं आपको दे सकती हूँ कि जो रास्ता आपका 10 मिनट का होता है वो आप 20 to 25 मिनट्स पे चला जाता है। आप हमेशा जो है कराची शहर में रहते हुए ये ज़रूर सोच के निकलते हैं कि जब हमने निकलना है तो अगर हमने कहीं पे 1 घंटे में पहुंचना है तो उसके लिए हमें किस तरीके से अपने टाइम को जो है मैनेज करना होगा। लेकिन यहाँ सवाल मैनेज करने का सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं आ जाता। मैं यहाँ पे मैनेज करने की बात ये करूँगी कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो ये तमाम चीज़ें जब वो डेवलप कर रहे होते हैं, उसका कोई प्लान बना रहे होते हैं तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए उन प्रॉब्लम्स को जो वो खुद भी फेस कर रहे हैं इस शहर में रहते हुए, तो काइंडली यही कहूँगी उन इदारों से, उन महकमों से, उन रियल इस्टेट के मालिकान से, उन बिल्डर्स से कि इस चीज़ का ख्याल करा करें। मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, तमाम इदारों से मुंसलिक लोग आते हैं और तमाम लोग जो बात करके जाते हैं वो हमारे फ़ायदे की भी करके जाते हैं और अपना तो फ़ायदा होता ही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस शहर को जहाँ पार्क को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील कर दिया गया है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि अगर वो कमर्शियल प्लॉट्स बन गए तो वहाँ जहाँ पार्क्स थे उन पार्क्स की भी इस आवाम को ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी जंगल बिछा हुआ है बिल्डिंग्स का, अपार्टमेंट्स का, वहाँ पे हमने ये देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें और स्ट्रीट्स पे जाएं। तो आपने देखा है कि बहुत ट्रेंड हो गया यहाँ पे कि जितने भी चाय के होटल्स हैं या आप ये कह लें कैफ़ेज़ बन गए हैं, तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि ऐसे इस शहर को ना सिर्फ आबाद इस तरह जल्दी होते हुए देख रहे हैं, उस तरह उसके प्लानिंग भी जो है बेहतर तरीके से हो। यहाँ पे ज़रूर बात करूँगी कि कराची के जहाँ पार्क जो हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स में बदल गए हैं, वहीं हमने देखा है कि किसी भी एनओसी के बगैर अपार्टमेंट का जंगल भी खड़ा हो गया। फिर हमने देखा कि नस्ला टावर जैसी इमारतें भी बहुत सारी शहर में मौजूद हैं लेकिन उनका कोई हिसाब करने वाला और हिसाब रखने वाला नहीं है। उसके साथ साथ तकरीबन 450 के करीब मखदूश इमारतें देखने में आती हैं। आज आप सोचोगे मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं क्यों किसी बिल्डर और किसी जो है आबाद के जो मालिकान हैं उनसे आपको क्यों नहीं मिलवा रही, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊं जिनका ताल्लुक बिल्कुल रियल इस्टेट या बिल्डर से नहीं है बल्कि हाउसिंग से या कराची शहर से जो है उनका ताल्लुक रहा है, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
बैक, आप देख रहे हैं ये घर आपका हुआ। और अभी ब्रेक से पहले मैं आपको बताई थी कि आज मेरे प्रोग्राम में जो है कोई बिल्डर या रियल इस्टेट से जो मुतालिक शख्सियात होती हैं उनमें से कोई भी शख्सियत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरी मेहमान है जो कि कराची शहर, ख़ास तौर से कराची शहर जो मैं कहती हूँ कि बेहंगम होते शहर पे एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त आरिफ हसन साहब, मुमताज़ आर्किटेक्ट हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएं। और मेरा ख्याल है कि मैं अब आपसे जो है सवालों का सिलसिला शुरू कर देती हूँ और कराची शहर के हवाले से आपसे सवाल करूँगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मैंने हमेशा देखा है कि कराची शहर पे जो है आपने हमेशा नोहा कहा है और इस बेहंगम होते शहर के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और बात भी करते हैं। लेकिन इस आवाज़ उठाने का और बात करने से मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इदारे और महकमे हैं उसको कोई असर होता है या नहीं, उनके जो हुकामे बाला हैं ख़ास तौर पर? देखिए, ये जवाब देना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि कुछ बातों पे असर हुआ है, मगर मजबूरी तौर पे कोई असर नहीं हुआ। मसलन हेरिटेज का सवाल है, उसकी लिखने की वजह से कुछ गुफ्तगू शुरू हुई। बेदखली का सवाल है, उस पर भी हुकूमतों के साथ गुफ्तगू शुरू हुई। कच्ची आबादी इम्प्रूवमेंट रेगुलराइजेशन का है सिलसिला, उससे भी कुछ पेशरफ्त हुई। मगर अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो कराची की जो सूरत हाल है वो बदतर होती चली गई है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी हमने बहुत लिखा, किताबें भी निकाली, तारीख़ भी बताई, उसमें कमज़ोरियाँ बताई, निज़ाम के उसूल जो बनाए गए हैं उस पर कोई असर किसी किस्म का नहीं हुआ। जी आरिफ साहब, अभी आपने ख़ुद भी कहा कि आपने कराची के हवाले से ख़ासतौर से इसके मास्टर प्लान पे आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत सी किताबें लेके आए और बहुत बातचीत भी की हुकामे बाला से, और उस पर थोड़ा बहुत असर भी हुआ, लेकिन वो असर उस तरह से नहीं हुआ बल्कि बेहतरी के बजाय बदतरी की तरफ होता गया। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि मास्टर प्लान, हम हमेशा सुनते हैं मास्टर प्लान के बारे में, कोई भी बात हो रही हो कहा जाता है मास्टर प्लान हो रहा है, फला शहर के लिए हो रहा है। और कराची के मास्टर प्लान की तो बारहा हमने जिक्र सुना और बातें सुनी। असल में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मास्टर प्लान होता है, आप हमें ये बताइए, एक्सप्लेन करें, कोई सादा ज़बान में बताएं कि ये मास्टर प्लान आखिर होता क्या है, किससे कहते हैं? देखिए, मास्टर प्लान तो मेरे ख्याल में आजकल बनना मुश्किल है। जिस तेज़ी से शहर फैलता है, तब्दील होता है, उस तेज़ी से कोई मंसूबा बंदी नहीं हो सकती। इसी वास्ते हम ये कहेंगे कि हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं जिसके तहत शहर को हम बेहतर बनाते जाएं। तो एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मास्टर प्लान का तसव्वुर था कि शहर के बारे में तफसील हो, तफसीली डिज़ाइन हो, तफसीली लैंड यूज़ हो, ये जो चीज़ें थी ये हमारे कई मास्टर प्लानों में बन चुकी हैं, मगर इन पे अमल नहीं हुआ। अच्छा, अमल होने की कई वजूहात हैं। एक तो उन पे अगर अमल करते तो बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े जो रियल एस्टेट में लोग हैं मुलव्विज़, वो उनके फ़ायदे ना होते। दूसरी वजह ये भी थी कि जो इंतज़ामिया थी उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके उस मास्टर प्लान को। वो कमज़ोरी थी, वो इंस्टीट्यूशनल कमज़ोरी थी। मगर उससे ज़्यादा बड़ी एक हकीकत थी, उसको भी हम देख लें कि कोई भी मास्टर प्लान जो है वो कानून नहीं बना। जब वो कानून नहीं बना तो मास्टर प्लान जो है वो हर तरह से उसकी खिलाफ वर्जी भी हो सकती थी, और डिस्क्रेशनरी पावर्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे फैसले किए गए शहर के बारे में जो किसी भी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थे। जी आरिफ साहब, बिल्कुल आपने सही बात की। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपने कहा कि असल में जो इसको इदारों को काम करने जो नहीं दिया जाता है या कोई प्लान बनता भी है तो वो इसलिए भी नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती कि भाई रियल इस्टेट हैं या बिल्डर्स हैं, उनको
ان کا وہ فائدہ نہیں رہتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات بولی تھی کہ اگر یہ ادارے اور یہ محکمے چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے سرکاری ہوں, اگر وہ یہ سوچ لیں کہ انہیں خود بھی اسی شہر میں رہنا ہے, وہیں کو آباد کر رہے ہیں, وہیں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش وہ ساتھ دے سکتے ہیں تمام اداروں اور محکموں کا بھی, تاکہ ان کے لیے پریشانی نہ ہو, نہ ہی پبلک کے لیے جو یہاں پہ رہ رہی ہے, وہ عوام جو ہمیشہ سفر کر رہی ہے. مستقبل کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. کہتے ہیں بھائی کراچی کو شہر کا منی پاکستان, اور یہاں ہاؤسنگ اگر میں کہوں تو بڑے وسیع معنوں میں یہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, اپارٹمنٹس کا جال بچھا ہوا ہے, کام ہو رہا ہے, ترقیاتی کام ابھی بھی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں. کراچی کے اس وقت ہو رہا ہے, انڈر پاسز بن رہے ہیں, فلائی اوورز بن رہے ہیں, یہ سب تو چلے انفراسٹرکچر جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں میں بات کروں گی آپ سے عارف صاحب کہ آپ اتنا نہ صرف تجربہ رکھتے ہیں, بلکہ وہی بات میں پھر سے کہوں گی ایک بار پھر کہ آپ نے اس کے بارے میں نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, پلانز بنائے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. یہ بتائیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عارف صاحب آپ 1 2 3 کوئی ایسے سٹیپ یا ایسی چیزیں جس سے اس کراچی جیسے شہر کو, جس سے منی پاکستان کہا جاتا ہے, بہتر بنایا جا سکتا ہو. دیکھیں, سب سے اہم چیز جو ہے شہر کے لیے وہ تو ایک فعال لوکل باڈیز کا نظام ہے, اوکے, جو سب بڑے شہروں کا ہوتا ہے. اب وہ پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت ہو یا وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ماتحت ہو, اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, مگر اس کا فعال ہونا ضروری ہے. اس کے جو مختلف شعبے ہیں ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ضروری ہے, اور نہ صرف یہ, جو اس کا ویژن ہو اس کا رشتہ عوام سے ہو. یعنی ہماری تجویز یہ تھی پچھلے ماسٹر پلان کی 2003 میں کہ وہ ایک کمیوٹر اور پیڈسٹرین فرینڈلی شہر ہو, یعنی سفر کرنے والوں کا پبلک ٹرانسپورٹ سے اور پیدل چلنے والوں کی ضروریات کو وہ ترجیح دے پلاننگ میں. اگر اس کو اپنا لیا جاتا تو شاید آج یہ شہر عام لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوتا, چلنا پھرنا گھومنا بالکل آسانی ہوتی انہیں. موجودہ پلان جو ہے وہ تو گاڑیوں کے لیے ہے, جو پروجیکٹ بھی ہیں وہ بھی سارے گاڑیوں کے لیے ہیں. علاوہ اب یہ گرین لائن بنی ہے جو تھوڑی سی مختلف ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت ضروری ہے. جی. دوسرا اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو آپ کے ادارے ہوں جو پلان کریں, جو امپلیمنٹ کریں, جو پھر اس کو مینیج کریں اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے, وہ ادارے جو ہیں وہ موجود ہونا چاہیے اور ان کا رشتہ عوام سے جڑنا چاہیے. بالکل. میں تو اس کا قائل ہوں کہ کوئی بھی کسی علاقے کا نقشہ ہو وہ بغیر پبلک ہیئرنگ کے اور بغیر نمائش لگائے کہ وہ منصوبہ کیا ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں اور اپنی رائے دیں, وہ نہیں بننا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ جو بھی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ ضروری ہے کہ غور کیا جائے, اور ان 4 چیزوں کے برخلاف کوئی منصوبہ نہیں پاس ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ شہر کی جو بھی منصوبہ بندی ہو یا پروجیکٹ ہو وہ شہر کی ایکالوجی کو, ماحول کو برباد اور تباہ نہ کرے. نمبر 2 کہ جو زمین کا استعمال کا فیصلہ ہے کہ کون سی زمین کس چیز کے لیے استعمال ہونی چاہیے, وہ اس زمین کی قیمت کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ وہ ماحولیاتی بنیاد پہ اور لوگوں کی ضروریات کی بنیاد پہ کیا جائے. نمبر 3 کہ جو تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے ان لوگوں کا جو رہتے ہیں اس شہر میں, اس ورثے کو نہ صرف تحفظ دیا جائے بلکہ اس کو بڑھ کے اس کو آگے بڑھانے کی, اس کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور آخر میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے بات کہ
جو اکاؤنٹس ہیں جی ڈیولپمنٹ کے، اس کا آڈٹ پبلک ہونا چاہیے، PC1 پبلک ہونا چاہیے، اس پہ پبلک کے اعتراضات یا کامنٹس مانگنے چاہیے، اور دوسرا کہ ایک ہی شخص، ایک ہی بیوروکریٹ اس پروجیکٹ کا سربراہ ہونا چاہیے شروع سے لے کے آخر تک، جب تک وہ مکمل نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ عارف صاحب نے جس طرح ابھی کہا ہے، اور صاحب میں آپ کی اس بات سے اتنی متفق ہوں کہ کتنا ہی اچھا ہو، ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کہیں کوئی پروجیکٹ جب بن رہا ہوتا ہے، آج کل تو بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ باہر ملک میں ہوتا تھا کہ کوئی بھی بلڈرز ڈیولپرز کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہوتی تھی تو باقاعدہ ایگزیبیشنز ہوتی تھی، اب پاکستان میں بھی ہونے لگ گیا ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ یا کوئی بھی سوسائٹی، یا چاہے وہ ہاؤسنگ کی ہو یا کمرشل ہو، اس کو بنانے سے پہلے جو ہے لوگوں کو خاص طور سے اس کے بارے میں ضرور بتائیے، تاکہ لوگوں کی جو رائے ہو وہ جب ملے تو اس رائے کے بعد جو ہے کافی بہتر طریقے سے اس منصوبے پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اور یہاں ابھی میں نے کہا بھی تھا کہ تقریباً 450 مخدوش عمارتیں جو ہیں اس وقت کراچی میں ہیں جن کا برا حال ہے، اور وہی بات آپ نے بھی ابھی کہی کہ چوتھی بات میں کہ بھئی جو بھی ہمارا ورثہ ہے جس کا بھی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں، اس کا نظام بہتر کریں، اس کو محفوظ کریں، اور محفوظ کریں گے تو جب بھی آپ کا ورثہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی رہے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پہ بہت وہی بات کہ بہت نادم اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں ہمارے ہی شہر کے حوالے سے، ہمارے ہی ملک کے حوالے سے۔ مزید بات آپ سے کرتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، بریک سے آگے واپس، اور بات ہو رہی ہے یہ گھر آپ کا ہوں میں عارف حسن صاحب سے، ممتاز آرکیٹیکٹ ہیں، اور عارف صاحب جب باتیں کر رہے ہیں اور میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جب پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی جیسے شہر میں جس کی عوام کو اتنی اویئرنیس ہے، جو سب چیزیں جانتی ہے، اور وہاں پہ ایسے لوگ جو کہ یہاں پہ ہیرا لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ایسے سجیشنز ہیں، جنہوں نے اس پہ کام نہ صرف کیا ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو سجیشن بھی دیتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ ہے، یہ سب جانتے ہوئے کیوں ہمارے آس پاس کے لوگ جنہیں یہ کام کرنا ہے، جو وہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں، کیوں نہیں اس کام کو جب وہ بہتر کریں تو بہتر سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں؟ اور جب بات ہوتی ہے ماسٹر پلان کی، ماسٹر پلان میں تو آپ کا خالی ایک ایریا ہی نہیں، پورا جو ہے شہر وہ سب ہوتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام ادارے ہوتے ہیں، تمام وہ ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں واقعی اپنے گھر کو بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا جاگنا چاہیے، ہمیں بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ خالی ایسے ہی نہیں کہ عارف صاحب بات کریں اور کر کے چلے جائیں اور بات وہیں رہ جائے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ عارف صاحب آپ سے مزید بات کروں گی، آپ کی ماشاءاللہ سے بہت وسیع جو ہے نہ صرف تجربہ ہے بلکہ ساری دنیا پہ آپ کی نظر ہے۔ یہاں کراچی کی بات کروں گی، خاص طور پر جو مشروم اپارٹمنٹس پچھلے چند سالوں میں، ابھی آپ نے بتایا کہ 2003 میں ماسٹر پلان جو ہے وہ بنا تھا، تو اس پلان میں جو باتیں ہوئی تھیں اس پہ بالکل عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر آج وہ عمل درآمد ہوا ہوتا تو اتنے سالوں میں کہاں سے کہاں ہم بہتری کی طرف جا چکے ہوتے، لیکن یہاں کچھ جو سرکل تھا وہ گھوم گیا الٹا۔ تو بات کریں گے کہ جہاں یہ مشروم اپارٹمنٹس آ گئے ہیں، اتنی عمارتیں ہیں، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ 4 یا 5 فلور ہوا کرتے تھے، اور 4 فلور سے زیادہ کے اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا تھا تو اس میں لفٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی تھی، اور جو ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے وہ ادارے وہ اس کو کوئی اجازت نہیں دیتے تھے اگر اس سے زیادہ کا کوئی بھی اپارٹمنٹ جو ہیں وہ جا رہے ہوں، اس کے فلور جا رہے ہوں۔ مگر یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20-30 منزلہ عمارتیں ہیں، کوئی ان کے اوپر پلاننگ کے تحت کام نہیں کیا جا رہا۔ یہاں آپ کو مثال دوں گی، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک اپارٹمنٹ میں جو ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے تو کوئی فائر بریگیڈ جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، آگ بجھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، کیا کہیں گے پھر؟ غالباً یہی میں کہوں گی کہ جو 4 یا 5 منزلہ عمارتیں جن کے لیے لفٹ لازمی قرار دی گئی تھی، اتنی سختی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ وہ ادارے کیوں اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ سے باتیں پہلے کی ہیں
कि स्ट्रेटेजिक प्लान की गैर मौजूदगी, राइट। कमज़ोरी इदारों की, रियल एस्टेट लॉबी की ताकत, और असल में फैसले वही करते हैं आपके शहर के बारे में। यही वजूहत है कि जहाँ मर्जी आप इमारत बना लीजिए, जितने मंजिल की आप इमारत चाहें आप बना लीजिए। आपने कानून भी बना लिए ऐसे जिसके तहत ये मुमकिन हो गया है, हालांकि होना नहीं चाहिए ये। अगर बननी भी हैं इमारतें तो ये बाकायदा शहरी मनसूबाबंदी के लिए मनसूबाबंदी पे बननी चाहिए जी। अब आपने बनाया है एक हाई डेंसिटी बोर्ड एक्ट, ये कानून है जी। इसमें 9 ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान बैठते हैं और वो फैसला करते हैं कि कौन सा इलाका हाई डेंसिटी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा प्लॉट हाई डेंसिटी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसमें कोई माहौल की तफरीक नहीं है जी। ये वो फैसला कर सकते हैं और ये आपके मुल्क का या आपके शहर का, आपके सूबे का बल्कि कानून है। तो इस कानून की मौजूदगी में तो ये चीज़ें होंगी। जी। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि जब ये आपने कहा कि इसके मुताबिक ये कि भाई कहाँ ये चीज़ें बगौर की जाती हैं, इनका जायज़ा लिया जाता है कि किस इलाके में, किस जगह पे, किस प्लॉट पे इस तरह की जो बुलंद बारा इमारतें हैं वो तामीर की जा सकती हैं और कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर अफसोस ही होता है। यहाँ पे यही कहूँगी मैं, बात करूंगी सारी दुनिया के शहरों को जो है मेयर या फिर कमिश्नर जो हैं वो चलाते हैं, बड़ा पावरफुल होता है, हत्ता कि पुलिस भी उनके अंडर होती है। लेकिन मैं कराची की बात आपसे कर रही हूँ, तो कराची के हवाले से पूछूंगी, यहाँ के लिए आप क्या कहेंगे, कितने इदारे इनको चला रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है उसमें KMC, DMC या फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये सब आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जो भी निज़ाम हो उसे फाल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है जी। आप जो भी इदारे बना दें, सबसे बड़ा मसला तो इदारों का यह है कि आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, कोई राब्ता तो है नहीं, कोई मिल के फैसला करने की सहूलत है नहीं उनके पास, ना कोई कानून है कि वो मिल के फैसला करें। तो आप मुझे बताइए फैसले किस किस्म के होंगे? एक शहर है, ये 12-15 शहर तो नहीं है, एक शहर है, इसके मुख्तलिफ इलाकों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है, वास्ता है, तो फैसले भी तो इकट्ठे ही होंगे ना। बिल्कुल। यहाँ तो इतने इदारे हैं जिनका कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे से, और स्ट्रेटेजिक प्लान जो भी बने शहर का, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि इन इदारों के जो पावर्स हैं जी, वो सही मायनों में डिफाइन किए जाए और एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें ये सब इकट्ठे बैठ सके या एक दूसरे में जज्ब हो सके। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम के साथ साथ उसको फ़ाल बनाने की ज़रूरत है, और फ़ाल बनाने के लिए जितने भी इदारे हैं, क्योंकि कोई मैं तो अभी मैं गिनती के जो चंद नाम मुझे आते हैं मैंने उनके नाम लिए, वो इदारे में जानती थी, लेकिन आपने कहा कि इदारे तो बहुत सारे हैं। असल चीज़ ये है कि उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, फिर फ़ाल होने की ज़रूरत है, मिल के काम करने की ज़रूरत है, यही मेन की ही यही है। आरिफ साहब, सबसे अहम बात जो हम कराची शहर में अब देख रहे हैं, कराची शहर वैसे मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और जब मैं कराची आई थी तो मैं हैरान हुई थी कि उस वक्त भी मुझे कराची बहुत बड़ा लगता था कि एक जगह से जब मैं दूसरी जगह जाती थी तो पहुंचने में मुझे तकरीबन 40-45 मिनट जब लगते थे, तो मैं हैरान होती थी कि मैं ये किस शहर में आ गई हूँ। और क्योंकि लाहौर में आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो 15 to 20 मिनट्स लगते थे, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि इतना बड़ा शहर है। आज भी मैं कभी कहीं जाती हूँ और कोई नई जगह देखने को मिलती तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि कराची इतना बड़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा ये कि कराची इतना बड़ा होते हुए भी अब कराची और मज़ीद जो है स्प्रेड होता जा रहा है। हम हैदराबाद की तरफ जाएं तो हैदराबाद जाते हुए ऐसा लगता है कि कराची जो है वो हैदराबाद के करीब हो गया है, क्योंकि बीच में छोटे छोटे शहर और भी बनते जा रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, आबादियाँ बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काम पे काम हो रहा है। मगर किसी भी शहर में कोई भी प्लानिंग हो रही होती है तो उस प्लानिंग के तहत जब काम हो रहा होता है तो वहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जिस तरह इदारे होते हैं ना, वहाँ पे जो दूसरा, मेरा ख्याल है आरिफ साहब, जो दूसरा कनेक्शन होता है ना वो ये होता है
ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ अफसोस के साथ कराची में अभी आप थोड़ा सोराब गोट से आगे जाएं तो आपके पास वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपको नहीं मिलती है। तो मैं तो हैदराबाद तक की बात कर रही हूँ इस वक्त आपसे। तो इस तरह जो ये फैलता जा रहा है, कराची इतना बड़ा शहर हो गया है, वैसे ही एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो आप क्या कहेंगे कोई आगे आपको फ्यूचर में कोई बेहतरी की और कोई अच्छे ट्रांसपोर्ट की आने की उम्मीद है, जैसे कि ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, कोई लाइन यहाँ पे भी आने की तवक्को है, और अगर वो लाइन आ भी जाती है तो क्या उससे बेहतरी लाई जा सकती है या मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको लाने की ज़रूरत होगी? क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो ख्याल हमेशा से ये रहा है कि बस का निज़ाम ज़रूरी है। अब ये रैपिड बस ट्रांजिट के कॉरिडोर बना रहे हैं, इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा उन लोगों को जो कॉरिडोर के दोनों तरफ रहते हैं। मगर अगर ये सारे भी बना देते हैं तो मेरे ख्याल में जो आपकी सफ़र करने वाली पब्लिक है जी, उसका 7% भी नहीं इससे फैज़याब होगा। मगर अगर बसें चलती हैं और इन कॉरिडोर्स के आपस में लिंक पैदा होते हैं जी, और बसें जो हैं वो ऐसी रूट्स पे चलती हैं जहां ये कॉरिडोर नहीं पहुंच सकते, तो फिर ही जाके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से फ़ायदा होगा और इन बस रैपिड ट्रांजिट से फ़ायदा होगा। इस बस सर्विसेज के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी। जी बिल्कुल, मैं भी ये बात बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ, और मैं खुद भी ये बात कर रही थी कि जो एक बड़ा ज़रिया होता है ट्रांसपोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट करने का, किसी भी शहर को, किसी भी शहर के किसी भी एरिया को, तो वो ट्रांसपोर्ट ही होता है। इस पे आपने यही कहा कि 7% भी जो है लोगों को आप नहीं समझते कि इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो अभी मैं मज़ीद आपसे यही कहूँगी कि इतनी बातें करने वाली थी और मैं बातें करना चाहती हूँ कराची शहर के हवाले से आपसे, क्योंकि जो लोग कराची में रहते हैं वो समझते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इदारों महकमों की है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आरिफ साहब आपसे लास्ट में कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों के क्या स्ट्रेटजी खुद की होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा तो ख्याल ये है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं कि कराची के जितने भी बाशऊर लोग हैं, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जी, जितने भी अहम NGOs हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक लोकल बॉडी निज़ाम को कायम करने की बात करें, जिसमें जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं उनके लिए जगह हो। बहुत शुक्रिया आरिफ हसन साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है। और मैं समझती हूँ कि आरिफ हसन साहब ने ऐसी बातें कही हैं कि जिसमें मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू जो सीखने का मौका मिला है वो यही है कि अगर मैं कोई किसी चीज़ के लिए सफ़र कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए वो वाला सफ़र ना करना पड़े जो अभी आरिफ साहब ने हमसे सबसे ज़िक्र किया है। और जहाँ पे ये सबसे मेन चीज़ ये है कि लोकल बॉडीज़ जो हैं उसको फ़ाल होना ज़रूरी है, उस निज़ाम को लाने की ज़रूरत है। वो किस तरह लाया जा सकता है, वो हम लोगों के लिए ही बेहतर होगा और हम लोगों के ज़रिए ही होगा, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ। तो ज़रूर इस बात को सोचिएगा कि अपना घर बनाने से पहले इन तमाम निज़ाम को बेहतर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।